हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आज हिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ये किस क्लास का है? 10th क्लास का है। यहाँ पर क्लास 9 और 10th की सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इससे अवश्य मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये 10th का, ठीक है, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास से हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। पहले इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे क्या होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानें। तो इतिहास का क्या अर्थ है? इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं कि इतिहास क्या है? तो इतिहास को कैसे समझेंगे? तो हम इतिहास को पहले संधि विच्छेद आप लोग करना जानते हैं। संधि विच्छेद करना आप लोग जानते हैं कि कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। तो संधि विच्छेद करना आप लोग जानते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? इतिहास को लिख सकते हैं इति जोड़ हास। इति जोड़ हास, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास को इति जोड़ हास, यहाँ पर हम लोग वही लिखें, इति जोड़ हास। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, ऐसा अवश्य ही, इसका मतलब होता है। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। इसका मतलब कि इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा अवश्य ही, ऐसा निश्चित है कि ऐसा अवश्य ही घटना घटित हुआ होगा, तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास से हम लोग जानते हैं। अब इतिहास के बारे में क्या लिख सकते हैं, उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो समझ गए, हम लोग तो समझते हैं कि इतिहास बीती हुई बातों को कहीं क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। बीती हुई बातों को जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, तो उसी को इतिहास कहते हैं। लेकिन यह कैसे लिखेंगे? तो अतीत का अध्ययन करना ही, तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब क्या होता है कि पिछली बात, जो पीछे घटना घटित हुआ होगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास क्या होता है? यहाँ पर इतिहास क्या होता है? तो यहाँ पर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों, तथ्यों और प्रमाणों, ये चीज़ हमको समझना। तथ्य जो लिखा हुआ तो है, तथ्य मतलब होगा कि लिखा हुआ जो है उसको कहते हैं तथ्य। और परमाणु, वहाँ पर प्रमाण, सबसे मेन चीज़ है क्या? प्रमाण मिलना चाहिए तब वो इतिहास कहलाएगा। वहाँ पर प्रमाण मिलना चाहिए कि ये चीज़ वहाँ हुआ था, तब वो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा, इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास को लिखते हैं। इसका मतलब कि लिखते हैं, वही इतिहास बनाता नहीं है। जो बना हुआ है इतिहास, उसको वो लोग लिखते हैं, दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये चीज़ हुआ होगा। तो हम लोग ऐसे जानते हैं। तो इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं, आप लोग जानते हैं। के द्वारा बीती हुई बातों को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई बातों, जो पीछे बीत चुका है उसको फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई बातों, जैसे पीछे कुछ हुआ होगा, कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, शताब्दियों में हुआ होगा, तो ये चीज़ किसने बताया? तो इतिहासकार अपने बुक में लिखा, और क्या किए? हम लोग उसको पढ़ के हम लोग उसको समझे कि ये चीज़ होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं।
अब इतिहास के बारे में तो हम लोग समझ गए कि इतिहास क्या होता है, ठीक है। और इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास के पिता को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतिहास के पिता, इतिहास के पिता के पिता हेरोडोटस को, मतलब इतिहास के पिता, जो इतिहास के जनक हैं, उनको क्या कहा जाता है? हेरोडोटस है, ठीक है। इतिहास के पिता क्या है? कौन है? हेरोडोटस है। तो ये सब आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इतिहास के पिता कौन रहते हैं? हेरोडोटस हैं। ये सब याद रखना है आप लोग। अब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब चैप्टर का नाम दिया हुआ तो चैप्टर का नाम पढ़ता कैसे है? उसमें उस चैप्टर में उसका कुछ गुण होगा तब तो उसका नाम वो चीज़ पढ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप क्या है। तो यूरोप हमारा महादेश, महादेश क्या होता है? तो देशों से मिलके क्या बनता है? महादेश बनता है। जिसे हम लोग क्या कहाँ रहते हैं? एशिया महादेश में। तो यही हो गया कि यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव। उदय, उदय मतलब विकास कैसे हुआ, वहाँ का विकास कैसे हुआ, वहाँ पर कैसे हुआ, क्या उदय हुआ वहाँ का, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? अब राष्ट्रवाद हम देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है परीक्षा में आप लोगों को कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो राष्ट्रवाद एक ऐसा सामाजिक परिकल्पना है, राष्ट्रवाद एक ऐसा सामाजिक परिकल्पना है, परिकल्पना मतलब सोच, सोच है जिसमें किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जब अपने देश के बारे में अच्छा सोचेंगे कि हमको ये चीज़, हमारे देश में ये चीज़ होना चाहिए, तो क्या कहेंगे उसको? उसको ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद से जानते हैं। तो जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता, तो वही तो हम यहाँ पर बोल रहे थे, परिकल्पना मतलब होता है सोच। तो जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सोच, और सोच हम लोग जो रखते हैं, लगाव, अपने देश के प्रति लगाव कि हम लोग कितना प्यार करते हैं अपने देश से, ठीक है। और जिस व्यक्ति में ये जो भावना पनपता है राष्ट्रवाद का, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है, और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी, जिसमें राष्ट्रवाद है, जिसमें क्या है? राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद है, तो वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? राष्ट्रवादी। कोई दिक्कत? राष्ट्रवाद से बन गया राष्ट्रवादी, जिस व्यक्ति में वो पनप रहा। अब 1889 ईस्वी में, 1789 है, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसका कारण लिखना है। अब फ्रांस की क्रांति क्या है? तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत फ्रांस से ही हुई थी। अब जब फ्रांस में जो एक क्रांति हुआ है तो उसी के नाम पर पड़ गया है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया? फ्रांस की क्रांति। अब कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का 1789 ईस्वी के
1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक। राजनीतिक वहाँ की स्थिति राजनीति में अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति भी खराब थी। और समाज में भी मतलब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। ठीक है, राष्ट्रवादी सब लोग बन रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति में पनपती उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। तो उस वहाँ पर राष्ट्रवादियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बौद्धिक कारण, बौद्धिक मतलब धार्मिक, धर्म के भी आधार पर भेदभाव हो रहा था। कारण को माना जाता है वहाँ जो क्रांति 1789 ईस्वी में जो हुआ, वहाँ पर क्रांति का क्या कारण माना जाता है? तो ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। वहाँ जो शासक था फ्रांस की क्रांति के समय, वहाँ पर कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां, ठीक है, उसका नाम क्या था? आप लोग याद रख सकते हैं, लुई 16वां। लुई 16वां जो क्या था? निरंकुशवादी, मतलब अपने भोग विलास में लगा हुआ रहता था। समाज से, जनता से कोई मतलब उसको नहीं था। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके जो शासनकाल में था वो क्या था? भ्रष्टाचार था का बोलबाला था। भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ था। भ्रष्टाचारीय जो घुसखोर थे ये सब वहाँ पर शासन कर रहे थे सब जगह। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब क्या है? सामंतवाद क्या है? ठीक है, अब सामंतवाद क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सामंतवाद किसको कहते हैं? तो सामंतवाद ये पुराने ज़माने में पद्धति रहती थी क्या कि सामंतवाद मतलब एगो सामंत रहता था, जो कोई राजा उसको बिठा देता है था सामंतवाद के पद पर, और बोलता था कि एक गांव का आप ये कर लेकर मेरे पास आ जाइएगा। तो यही चीज़ कहते हैं। तो सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद को हम लोग ऐसे समझेंगे, वैसी शासन प्रणाली, सामंतवाद वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंत या जमींदार, उसी को क्या कहते हैं? जमींदार भी कहते हैं। सामंत को ही क्या कहते हैं? जमींदार ही भी कहते हैं। वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसान से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। मतलब कि क्या कहा जाता है कि सामंत या जमींदार को किसान से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। मतलब उसको ज़्यादा अधिकार दिया जाता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकता है, सब इसकी मर्जी पर, सामंत की मर्जी पर सब कुछ तुम अपना खेत में लगा सकता, कुछ भी लगा सकता। तो किसान से ज़्यादा उसको अधिकार दिया जाता है। कौन अधिकार देता है? तो वहाँ का राजा देता है। ठीक है, वहाँ का राजा देता है। तो ये हो गया, क्या हो गया? सामंतवाद। सामंतवाद से आप लोग क्या समझे? ठीक है, क्या समझे? ठीक है, तो ये चीज़ इतना आप लोग लिख सकते हैं सामंतवाद के बारे में। ठीक है, अब मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग मतलब एक होता है निम्न वर्ग, एगो उच्च वर्ग, एगो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब बीच वाला वर्ग। ठीक है, मीडियम। ठीक है, तो मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? पूछा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में कि मध्यम वर्ग से आप लोग क्या समझते हैं। तो मध्यम वर्ग से आप लोग क्या समझते हैं? तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपनी जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि समाज में ऐसा लोग, समाज में रह रहा वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह कैसे हो, मतलब जीवन उनका चल रहा है, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे कुछ भी काम करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और छोटे छोटे नौकरियों, जैसे कारखाना में, कोई भी कारखाना में, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है, जो मध्यम वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्या? जो अपना जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो छोटे छोटे कार्यों से कर रहे हैं, या
छोटी नौकरियों से कर के माध्यम से कर रहे हैं। अब हो गया, ठीक है। तो मध्यम वर्ग आप लोग समझ गए। अब है क्या है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा, देखिए इसका नाम से पता चल रहा है सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग मतलब क्या हो गया, वो जो जहाँ वो जो सभी जगह से हारा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सर्वहारा मतलब सभी जगह से हारा हुआ वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग उसी को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, सर्वहारा वर्ग से आप लोग क्या समझते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। जिसमें क्या होता है कि ये सब शामिल होते हैं, मजदूर, किसान, गरीब ये सब शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसके पास क्या होता है, पूंजी का अभाव होता है, तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। पूंजी का अभाव मतलब जो कमाता है वही आज कमाया तो आज ही खा गया, ठीक है। उसके पास पूंजी नहीं कुछ बचता है, कुछ पैसा का अभाव रहता है, इसलिए उसकी स्थिति क्या रहती है, दयनीय रहती है। दयनीय मतलब क्या है, उसका जीवन ये आज कमाया तो आज ही खाएगा, आज ही तक, फिर उसको कल कमाना पड़ेगा। तो ये चीज़, तो इससे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। जो सब जगह से हारा हुआ वर्ग है उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब जो हम लोग देख सकते हैं कि समाजवाद क्या है। अब समाजवाद क्या है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है, तो साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साम्राज्य मतलब क्या हो गया, कोई राजा का साम्राज्य, कोई राजा का साम्राज्य। तो साम्राज्यवाद वही चीज़ हो गया कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। मतलब जब कोई बड़ा देश, जैसे कोई शक्तिशाली देश है, मतलब कोई शक्तिशाली आदमी है और जो कमज़ोर आदमी है उस पर अधिकार जमा सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई बड़ा देश, जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है ना, तो क्या है, वहाँ पर रूस बहुत शक्तिशाली देश है और यूक्रेन कमज़ोर देश है, इसके कारण वो सोच रहा है कि उस पर हम कब्जा कर लें। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर भी, साम्राज्यवाद। तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया, उसके जो संसाधन है वहाँ पर जो खनिज लवण जो पाए जा रहे हैं उस पर अधिकार करके अपने देश एक्सपोर्ट कर रहा, अपने देश लेके जा रहा। जैसे भारत में ही अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो क्या हुआ कि यहाँ से जितने भी चीज़ रहते थे, यहाँ पर जूट की खेती होता था, नील की खेती होता था, तो यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाते थे, यहाँ से अपने देश लेके जाकर वहाँ से उत्पादन करके फिर यहाँ लाते थे, तब बेचते थे। तो ये क्या था, जबरदस्ती वो अधिकार जमा कर रखे हुए थे, इसके कारण ये हो रहा। तो साम्राज्यवाद समझ में आ गया कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेगा, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है जबरदस्ती, तो उसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। अब 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। जब 1789 की क्रांति हुई उसके बाद जो लुईस 16 मर गया, लुईस 16 मर गया, तो उसके बाद वहाँ पर क्या क्या कारण हुए, ठीक है, क्या क्या वहाँ पर सुधार किए गए, वहाँ के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में क्या क्या बदलाव किया गया। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए गए। जैसे वहाँ पर सकारात्मक मतलब क्या हो गया, बढ़िया बढ़िया काम, अच्छे अच्छे काम किए गए, देश का विकास जिससे हो उससे के द्वारा हुआ, ठीक है। तो वो सब किया गया सकारात्मक कार्य। तो वहाँ पर पहला कार्य क्या हुआ कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली वहाँ नहीं था, वहाँ नेशनल असेंबली नहीं था, वहाँ पर बैठक नहीं हो सकता था। जैसे असेंबली मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सभी जगह के आदमी आएंगे, वहाँ पर बैठक होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर बैठक होगा, निर्णय लिया जाएगा कि क्या हमारे देश में होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं था, तो नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ। फिर नया संविधान बनाया गया, नया संविधान बनाया गया।
नया संविधान बनाया गया, मतलब वहाँ का संविधान फिर से नया नया चीज को जोड़ा गया और नया संविधान का संरचना हुआ। वहाँ पर सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी को समान अधिकार दिया था, मतलब कि उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, सभी का जो है अधिकार वो समान दिया गया। ठीक है, जो ये काम कर सकते हैं उच्च वर्ग वो निम्न वर्ग भी कर सकते हैं, मध्यम वर्ग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो समानती व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ था समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पर समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर समानता नहीं बैठेंगे, नहीं रहेंगे। नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया, नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया। नाप तौल मतलब जैसे यहाँ पर भारत में हो रहा है जैसे, उस प्रकार से समान पद्धति, जिससे क्या सभी लोग उस नाप तौल को समझ सकें, इसलिए नाप तौल की पद्धति को आसान किया गया, आसान अपनाया गया, समान। ठीक है, सबके लिए। अब फ्रेंच को राष्ट्र भाषा का दर्जा दे दिया गया। फ्रेंच जो भाषा है, वहाँ का जो मूल भाषा है फ्रांस का फ्रेंच को ही उसका राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया कि ये राष्ट्रभाषा क्या होगा फ्रांस का, फ्रेंच बोला जाएगा वहाँ पर, फ्रेंच राष्ट्रभाषा हो गया। अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया, जैसे भारत का अपना अलग एक राष्ट्रगान है, उसी प्रकार से 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस ने अपना फिर से नया एक क्या बनाया, राष्ट्रगान अपनाया और बनाया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को क्या है कि लिखना है किसको, कि 1789 ईस्वी में, जिसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है तो लिख सकते हैं आप लोग 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य, इस प्रकार से ये 7 लिख दीजिएगा, तो आप लोग को ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर आप लोगों को बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग सोचते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग इस वीडियो क्वेश्चन का। और आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद अब क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, सुना होगा। तो उनका जन्म 15 अगस्त तो उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी। ठीक है, बचपन का उनका नाम क्या था, उनका बचपन का नाम कुछ रहा होगा। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था, नेपोलियन द बोनापार्ट, मतलब यही नाम था, इसमें सिर्फ लगा हुआ था दी लगा हुआ था। नेपोलियन दी बोनापार्ट उनका नाम था, बचपन का नाम क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। ठीक है, तो आप लोग को यह नाम याद रखना है, नेपोलियन दी बोनापार्ट। ऐसे तो सब वही चीज़ है, नेपोलियन द के लगा देना है, फिर बोनापार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या, फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति के रूप में काम कर रहा था, जो ये है सेनापति के रूप में काम कर रहा था कौन, ये नेपोलियन बोनापार्ट काम कर रहा था फ्रांस की क्रांति के समय। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ तो क्या हुआ, उस समय काम कर रहा था सेनापति के रूप में नेपोलियन द बोनापार्ट। और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था, और इतिहास में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये विश्व के महान सेनापतियों में इसका नाम गिना जाता था। ठीक है, मतलब इतना बढ़िया सेनापति था, इसलिए इसका नाम गिना जाता था महान सेनापतियों में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति जब हुआ, उस समय उसी वर्ष क्या हुआ कि ये फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, फ्रांस की राजनीति में घुसा। 15 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया,
और इतना में घुसा 1789 ईस्वी में वह फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। और 15 मई, ये सभी आपको याद रखना कि 15 मई 1804 ईस्वी को यह सम्राट बन गया। 15 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया। और जब ये सम्राट अपना बना तो ये अपना अलग एक कानून बनाया। उस कानून को क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता के नाम से आता है। कुछ नहीं, इसका नाम से ही क्या रखा हुआ है? नेपोलियन, ये जो बनाया है उसका नाम और संहिता। तो ठीक है, तो ये याद रखना है कि सम्राट कब बना था? 15 मई 1804 ईस्वी में वो सम्राट बना था। और नेपोलियन संहिता का कब लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी में ही जब वो सम्राट बना, तभी उसी वर्ष क्या किया हुआ? नेपोलियन संहिता नामक अपना एक नया कानून बनाया। ठीक है, वहाँ का फ्रांस का एक नया कानून बनाया। ठीक है, अब राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या थे? कौन कौन से थे सहायक तत्व राष्ट्रवाद में? सहायक कहाँ के? तो फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, क्या क्या थे राष्ट्रवाद, कैसे कैसे विकास हुआ? तो राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व हैं। निम्नलिखित मतलब निम्न, नीचे में जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित सहायक तत्व ये सब दिए हुए हैं। जैसे हम देखिए, पहला में क्या दिया हुआ है? जैसे हम दिया हुआ है कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग क्या हो गया? जो पादरी लोग होते हैं, पादरी और कुलीनबर्ग वही कहलाते हैं। कुलीनबर्ग सामंत वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावित होना, मतलब उस लोगों को प्रभावित कर दिया, प्रभाव उस पर डाल दिया कुलीनबर्ग और सामंत। सामंत जो बैठे हुए रहते थे, जो कर वसूल करते थे एक समाज से, उसको क्या कहते हैं? सामंत कहते हैं। तो उस पर प्रभाव जमाया। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, मध्यम मतलब कि जो वहाँ के राजनीति में था, और राजनीति में सबसे ज़्यादा किसका हाथ हो गया? तो मध्यम वर्ग का। सबसे ज़्यादा राजनीतिक में वहाँ के आदमी कौन थे? मध्यम वर्ग के आदमी थे, इसलिए क्या कहा? मध्यम वर्ग का उदय। उसके बाद क्या है? नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। नुक्कड़ नाटक मतलब नाटक किया। ठीक है, जैसे फिल्म आप लोग देखते हैं तो फिल्म से पता चलता है कि ये चीज़ दुनिया में चल रहा है, उसी प्रकार से उसको क्या किया जाता है कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा, ड्रामा के द्वारा उसको दिखाया जा रहा था। सभी फ्रांस के जो समाज में रह रहे थे लोग, उसको नुक्कड़ नाटक के द्वारा उसको दिखाया जा रहा था कि आपकी स्थिति दुनिया में कैसी है, आपकी स्थिति। जरिए लोगों को जागरूक कर रहा था कि आपकी स्थिति कैसी है, आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, ये चीज़ बता रहा था। प्रयास किया गया, जिसे रोमानीवाद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जो ये प्रक्रिया हुआ, जो नुक्कड़ नाटक से आपको जो समझाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको क्या कहते हैं? रोमानीवाद कहते हैं। रोमानीवाद कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो नुक्कड़ नाटक से जो आदमी को जो समझाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको क्या कहते हैं? रोमानीवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवादी क्या कहलाया? जिसमें वो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज समझ में आया था यस कमेंट में लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यस नो में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।